नमस्कार दोस्तों। आज मैं रुद्रेश शुक्ला आपको बताऊंगा इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में और जो यूनियन एंड स्टेट के जो रिलेशन हैं उनके बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो इंडिया है उसे कहा जाता है एक फेडरल कंट्री, बट इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है। इंडिया क्वासी फेडरल है। और ये क्वासी फेडरल का एक जो प्रोविज़न है ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो बताता है कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि एक फेडरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन में क्या होता है कि उसमें यूनियन के पास उतनी ताकत होती है जितनी स्टेट्स के पास होती है, और दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। पर यहाँ पे जो स्टेट है वो स्वतंत्र नहीं है पूरी तरीके से। इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब होता है फेडरल इन स्ट्रक्चर, यूनिटरी इन बेस। मतलब उसकी जो आत्मा होगी वो यूनिटरी होगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स होंगी वो ज़्यादा होंगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारत के संविधान में फेडरल वर्ड मेंशन तक नहीं है। जो वर्ड मेंशन है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उन्हें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने इसके दो मतलब बताए। पहला तो उन्होंने ये मतलब बताया कि जो भारत है वो किसी स्टेट्स के साथ, किसी राज्य के साथ एग्रीमेंट करके नहीं बना है, जैसा कि है यूएसए में कि उसमें जो 50 स्टेट्स हैं उन्होंने ताकत दी है, उन्होंने एग्रीमेंट किया है यूनियन के साथ, तो वो यूएसए कहलाता है। भारत में ऐसा नहीं है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग हो सकें, पर ऐसा अधिकार यूएसए में दिया गया है। तो अब अगली बात ये आती है कि जो फेडरलिज्म है ये होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन है वो इंडिया में है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग यूनियन होता है जो अपने जो नीचे जो उसकी कंट्री, उसके जो स्टेट होते हैं उनको होल्ड करके रखता है। और एक होता है कमिंग टुगेदर। जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है यूएसए में, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाया गया है स्टेट्स द्वारा। कई स्टेट्स आपस में आए और उन्होंने अपनी पावर दे दी सेंटर को कि तुम रूल और जो मतलब जो फॉरेन लॉ हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन है वर्ल्ड के साथ, उसको तुम देखो। आगे हम बात करते हैं भारत की जो क्वासी फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो भारत में जो डिसीज़न के लिए जो मतलब जो एरिया का निर्धारित किया गया है, जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो प्रोविजंस है, फिर जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बनाएगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट में मेंशन है उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बनाएगी। और उन दोनों के मध्य एक कंकरेंट लिस्ट भी है, जो मतलब वो मैटर्स हैं जो दोनों के बीच में आते हैं, जैसे कि मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ऐसे मैटर्स होते हैं, वो होते हैं कंकरेंट लिस्ट में। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। मतलब जो पूरा जो देश है वो भले ही सेंट्रल के लॉ हो या फिर स्टेट के लॉज हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। और जो तीसरा है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है वो लिखित है। लिखित के एडवांटेज ये है कि जो प्रोविजंस हैं, जो लॉज हैं वो फिक्स्ड हैं। कोई भी अपनी मनमर्जी से लॉज बना नहीं सकता और अपनी मनमर्जी के से लॉज को हटा नहीं सकता। जो भी मतलब जो चीज़ें हैं वो फिक्स्ड रहेंगी, किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। और जो चौथा पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भारत की जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। वो ना लेजिस्लेचर के दबाव में काम करती है ना ही एग्जीक्यूटिव के। वो काम करती है उन प्रिंसिपल्स पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर हमारी जुडिशरी किसी के अकॉर्डिंग काम करती है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम ऐसे 9 पॉइंट्स देखेंगे जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत में जो है क्वासी फेडरलिज्म है, यानी कि सेंटर जो है वो ज़्यादा ताकतवर है। उसका पहला पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारत में जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं कि जो स्टेट्स को मतलब किसी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का, स्टेट की बाउंड्री बढ़ाने का, स्टेट का नाम चेंज करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन का है। और बाकी जो डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल जो रिलेशन है उनको भी दूसरी कंट्री के साथ जो इंडियन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंटर है, वही देखता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ केंद्र का ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे भारत पे चलता है, किसी भी स्टेट का कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो तीसरा पॉइंट है वो है सिंगल सिटीजनशिप। आर्टिकल 370 के हटने से पहले भारत में सिंगल
शिप सिर्फ एक ही स्टेट में नहीं थी, वो था जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ के सिटीजन्स को वो JNK के भी निवासी थे और वो भारत के भी निवासी थे। और बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब वो सिर्फ भारत के नागरिक हैं, हम यूपी के नागरिक नहीं हैं। अगर लीगली देखें तो हम यूपी के नागरिक नहीं हैं, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। और जो चौथा है वो है यूनिटरी इन एमरजेंसीज़। एमरजेंसीज़ के जो प्रोविज़न्स हैं वो लगाने के लिए सिर्फ सेंटर ही लगा सकता है। जो हमारे जो 3 इमरजेंसीज़ हैं, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। और बाकी जो है इसमें मतलब ये भी प्रोविज़न जो दिखाता है कि सेंटर जो है ताकत तो ज़्यादा है। जो 5वां पॉइंट है वो है इंक्रीज़ इन पावर ऑफ सेंटर इन नॉर्मल टाइम्स। देखो जो नॉर्मल टाइम्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को लेना है तो अगर इमरजेंसी का पालन, अगर इमरजेंसी इम्पोज होती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी को ताकत जो होती है बहुत बहुत ज़्यादा मिल जाती है। मतलब कोई भी जो नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है, किसी कंट्री से वॉर होता है या फिर काफ़ी मतलब क्रूशियल टाइम होता है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत ज़्यादा होती है। जो छठा पॉइंट है वो है पार्लियामेंट कैन रीऑर्गेनाइज स्टेट्स। स्टेट्स की बाउंड्री बढ़ाने का, नया स्टेट बनाने का, किसी 2 स्टेट्स के मैटर को सॉल्व करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है। और पार्लियामेंट जो है वो कहते हैं सुप्रीम लेजिस्लेचर को, यानी कि जो केंद्र में जो लोग बैठे हैं उनके जो वो जहाँ बैठते हैं उसे कहते हैं पार्लियामेंट। और जो 7वां पॉइंट है वो है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो है वो हर एक स्टेट्स को इक्वल सीट्स नहीं दी गई हैं, क्योंकि वो इक्वल सीट्स कैसे दी जाएंगी, हमारे जो सिस्टम है उसमें सिमेट्रिकल चीज़ें नहीं फॉलो की गई हैं। मतलब वो पॉपुलेशन के बेसिस पे फॉलो किया गया है कि जितनी जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग ही जो रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में मिलेगा। इसलिए जो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है कि किसी स्टेट्स के मेंबर ज़्यादा हैं, किसी स्टेट्स के कम हैं। आगे जो 8वां पॉइंट है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। जो गवर्नर है वो होता तो है किसी प्रोविंस का, यानी कि किसी स्टेट का हेड। स्टेट का हेड मतलब किसी प्रोविंस का हेड, जैसे यूपी का हेड होगा कोई गवर्नर, और जो कंट्री का हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होता है सेंटर में होता है, वो इलेक्ट करता है गवर्नर्स को। इसलिए ये भी एक भेदभावपूर्ण काम है। जो 9वां है पॉइंट है वो है यूनिफॉर्मिटी इन बेसिक मैटर्स। भारतीय संविधान में जो है वो यूनिफॉर्मिटी है, और यूनिफॉर्मिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिंगल जुडिशरी है, सिंगल सिस्टम ऑफ सिविल लॉ है, कॉमन सेंट्रलाइज सिविल सर्विसेज हैं। जो सिविल सर्विस होती है ना, UPSC जो एग्ज़ाम होता है उसको कराता है सेंट्रल गवर्नमेंट, पर वही निर्धारित करता है कि कौन से मेंबर जो होंगे, मतलब वो कौन से स्टेट में काम करेंगे। मतलब वो काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, पर जहाँ काम करते हैं वो स्टेट में काम करते हैं। तो इसलिए ये भी एक भेदभावपूर्ण है, पर फिर भी हमारा देश इससे सेफ़ है। हम अभी भी एक साथ हैं, यही पर्याप्त है। अगर ऐसा ना होता तो शायद भारत के कई सारे पार्ट्स हो सकते थे, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ निकल सकती थी, जैसे एक पाकिस्तान निकला वैसे कई से कंट्रीज़ निकल सकती थी, अलग पंजाब हो सकता था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई थिंक यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़।